आज के मुख्य समाचार। नैना देवी में 22 घंटे खुलेंगे कपाट। ई ग्रेड वाले बच्चे इस बार नहीं किए गए पास। धर्मशाला में खेले जाएंगे 3 मैच। बागवानी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने का जोरदार विरोध। जयराम ठाकुर ने संजौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। संजौली में देवभूमि संघर्ष समिति ने किया हवन, सनातनी भूमि को किया शुद्ध। अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत आज से हो गई है और प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में इस पावन पर्व को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। मंदिरों को विदेशी फूलों और रंग बिरंगी रंगोली से सजाया गया है, जबकि श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के प्रबंध भी कड़े कर लिए गए हैं। होमगार्ड पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे और ड्रोन व सीसीटीवी के जरिए मंदिर परिसर और आसपास की निगरानी भी की जाएगी। अतिरिक्त सफाई कर्मियों को भी लगाया गया है। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम कांगड़ा में कपाट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले गए। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। ब्रजेश्वरी माता मंदिर कांगड़ा में कपाट सुबह 4:30 बजे खुले। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए। ज्वालामुखी मां मंदिर कांगड़ा में गर्भगृह के कपाट सुबह 5 बजे खोल दिए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। माता चिंतपूर्णी मंदिर में कपाट रात 1 बजे खुले। सुबह 5:30 बजे और रात 8 बजे आरती भी की गई। दोपहर 12:30 बजे भोग अर्पित किया जाएगा। श्री नैना देवी मंदिर में कपाट सुबह 2 बजे खुले। नवरात्रि के दिन मंदिर के कपाट कुल 2.5 घंटे के लिए ही बंद रहे। रात 12 बजे से 2 बजे तक विशेष आरतियां की गई और इस दौरान चने, पूरी, फल, दूध और मिठाई, मेवे, हलवा और बर्फी का भोग भी अर्पित किया गया। श्रद्धालु सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए मंदिरों में जाकर माता के दरबार में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए इस पावन अवसर को और भी विशेष बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 की नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम शनिवार को डिटेंशन पॉलिसी के तहत घोषित किया गया। वर्ष 2009 में लागू हुई इस पॉलिसी के बाद अब 16 साल बाद 5वीं और 8वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में ई ग्रेड हासिल किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों की रिपोर्ट मांगी है। इन विद्यार्थियों को 2 महीने बाद फिर से परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान उनकी स्कूलों में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी ताकि वे ई ग्रेड से बाहर निकल सके और अगली कक्षा में प्रवेश पा सके। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत पहले से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को परीक्षा में फेल नहीं किया जाता था, जिससे 9वीं कक्षा में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए 2024 में पॉलिसी में बदलाव किया गया है। इसके तहत 5वीं से 8वीं कक्षा में ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों को 2 माह के भीतर विशेष परीक्षा देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणामों में ई ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों की सूची मांगी है। 5 अप्रैल को जिला उपनिदेशकों के साथ होने वाली बैठक में सूची लाने के लिए कहा है। ब्लॉक स्तर पर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ई ग्रेड लाने वाले बच्चों को 2 माह के भीतर फिर परीक्षा ली जाएगी। जो विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में पास नहीं होंगे उन्हें अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आईपीएल के 3 मैचों की टिकट बुकिंग के लिए क्रिकेट प्रेमियों को अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस बार बुकिंग कंपनी ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए एडवांस सुविधा शुरू की है, जिससे वे पहले से ही अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं और टिकट बुकिंग के लिए तैयार रह सकते हैं। इस सुविधा के तहत क्रिकेट प्रेमी पंजाब किंग्स की आधिकारिक टिकट बुकिंग ऐप पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। जब मैचों की टिकट बुकिंग ऑनलाइन शुरू होगी तो पंजीकरण मोबाइल नंबर तक एक सूचना संदेश भेजा जाएगा। इसके बाद क्रिकेट प्रेमी ऐप पर लॉगिन करके आईपीएल मैचों के लिए टिकट बुकिंग कर सकते हैं। टिकट बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी।
ऐप पर एक व्यक्ति केवल 2 टिकट ही बुक कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 2 से अधिक टिकट बुक करना चाहता है तो उसे दोबारा लॉगिन करना होगा। धर्मशाला में आईपीएल के तहत 4 मई को पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स, 8 मई को पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स और 11 मई को पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। वर्तमान में पंजाब किंग्स के मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले 2 मैचों के टिकट ही ऑनलाइन उपलब्ध है। धर्मशाला में होने वाले मैचों के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 15 अप्रैल के बाद शुरू होने की उम्मीद है। धर्मशाला स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 22,000 है, जिसमें कुल सीटें आईपीएल फ्रेंचाइजी की ओर से फैन बॉक्स और स्टैंड बनाने के लिए कम कर दी जाती है। क्रिकेट प्रेमी अपनी सुविधा के अनुसार जल्द से जल्द टिकट बुकिंग के लिए तैयार रहे। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि आईपीएल में टिकट बेचने का अधिकार केवल फ्रेंचाइजी का रहता है। इसमें एचपीसीए का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। टिकट बिक्री के लिए धर्मशाला में ऑफलाइन काउंटर लगाने के लिए फ्रेंचाइजी से बात की जाएगी। वहीं स्टेडियम में मैचों की तैयारी जोरों पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के लीडर अनिल ठाकुर ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्षों से कम सैलरी में काम कर रही है। कर्मचारियों को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि विधायकों और मंत्रियों की सैलरी लगातार बढ़ाई जा रही है। अनिल ठाकुर ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी महज 5,000-6,000 रुपए की मामूली सैलरी पर काम करते हैं, फिर भी उन्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मंत्री जगत सिंह नेगी से कई बार गुहार लगाई गई है, मगर उन्होंने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 28 अक्टूबर को आश्वासन दिया गया था कि किसी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अब उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि फाइल तैयार है, लेकिन 5 महीने से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरा नाम अजय सिंह चंदेल, हॉर्टिकल्चर आउटसोर्स प्रेजेंट ऑल डिस्ट्रिक्ट HPSDP प्रोजेक्ट में जो भी हमारे वर्कर लगे थे, 30 अक्टूबर को हमारा जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया था। उसी संदर्भ में हम 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से आज शिमला सीएम साहब से मिलने आए थे स्पेशली, और सुबह से हम यहाँ 9 बजे विधानसभा के बाहर पहुँच गए थे। उसके बाद हमने विधानसभा सत्र भी आज अंदर देखा, उसमें बहुत सी चर्चाएं हमारे सारे विधायक कर रहे थे, लेकिन उसमें जब मैंने देखा, चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, चाहे वो सत्ता का विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता जयराम हो, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, वहाँ मैं खुद अंदर विधानसभा सत्र में बैठ के देख रहा था कि जब अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए बड़ी जोर जोर से टेबल बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से टेबल बजा रहे थे। और उसमें जब इनके पास बोल रहे थे, जब 2012 में हमारी तनख्वाह थी तो हमारी तनख्वाह कितनी होती थी? 80,000 रुपया। 2012 की बात कर रहे थे, 50,000 तनख्वाह होती थी, और अब तनख्वाह चाहिए इनको 2 लाख 2.5 लाख रुपया। आपने ये नहीं देखा कि आउटसोर्स एम्प्लॉय जो है, आपने 4th क्लास एम्प्लॉय निकाला है, वो कितने में काम कर रहा था? वो एम्प्लॉय 5,000 रुपये में काम कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब और विपक्ष के नेता जयराम जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय था, ये 5,000 या 6,000 रुपये में काम कर रहा था, और उसको भी एम्प्लॉय को आपने 8-8, 9-9 महीने लगाकर, 8-8, 9-9 साल लगाकर, और एक हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो 16 साल लगाकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपने 30 तारीख को उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं बात करूं तो करूं क्या? जगत सिंह नेगी जी की बात करूं, कितनी बार उनके पैर पड़े, कितनी बार उनके पास हम आए, और वो जगत सिंह नेगी जो हमारे मिनिस्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, आज तक ना उन्होंने हमारी विधानसभा में बात की, ना कभी सेक्रेटरीट में बात की, ना उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा। बाकी लॉलीपॉप जो हमारी पीछे गवर्नमेंट देती रही है, वही लॉलीपॉप अब हमारे मंत्री, वही लॉलीपॉप हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हैं। आज क्या हुआ, हम विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हम भी बाहर आए, हम सारे लोग सीएम साहब से मिलने विधानसभा सत्र के बाद 9 नंबर गेट पे हम मिले उनसे, और उन्होंने दिन कैसा बताया हमें कि 6 अप्रैल को आना। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जब वो बोल रहे हैं कि मेरा खर्चा कितना होता है, जब मेरे विधायक का टायर गाड़ी का लगता है, तेल गाड़ी का लगता है, मैं बताना चाहूँगा ये गरीब की हाय है, पड़ेगी आपको इन गरीबों की।
कि जो बंदा इतनी दूर से आया है 500 रुपया मांग के आया है, आप 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मांग रहे हैं। हम नहीं क्या, हम ये नहीं बोलते कि आप 2 लाख रुपए मत करो अपना, आप करो, पर ये जो 5,000 रुपए में लगे थे इनको क्यों निकाला आपने? और मैं सीएम साहब खुद से मेरा खुला चैलेंज है कि हम मुझे बुलाए, मेरा नंबर आपके पास है। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर हम आपके पास बहुत पैरों पे गिर लिए आपके, हम एक 4th क्लास एम्प्लॉइज है और हाय पड़ेगी हमारी, बहुत बुरी पड़ेगी। ये धन्यवाद। भाजपा नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संजौली में सुना। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, कोषाध्यक्ष कमल सूद, मीडिया प्रभारी करण नंदा, जिला अध्यक्ष केशव चौहान, प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज, संजीव चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। जयराम ने इस अवसर पर कहा कि भारत की संस्कृति का व्यापक स्थान भारत को छोड़ दूसरे देशों में भी स्थापित हुआ है और भारत की संस्कृति का बोलबाला पूरे विश्व में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कपड़ा अपशिष्ट का जिक्र भी किया और यह अवधारणा उत्तम है। भारत को इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में दवाओं के सैंपल फेल होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों के सेवा विस्तार को लेकर सरकार पर वादे से भटकने का आरोप भी लगाया। सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल, ये नया संवत हमारे सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मन की बात कार्यक्रम में जहाँ शिमला में संजौली में आकर के भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास, इस प्रयत्न को अभिनंदन करता हूं कि मन की बात के माध्यम से जहां बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां जो लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयत्न होता है और उसके साथ साथ नए इनिशिएटिव के साथ, नए विजन के साथ हर बार कोई नई चीज़ कह करके वो जोड़ करके इस मन की बात के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। और आज भी उन्होंने जहां भारत की संस्कृति का असर और भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जाकर के देखने को जो मिलता है, भले ही भारत से लोग दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ बस गए हैं अपने कारोबार के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भारत की संस्कृति को उन्हें हमेशा जो है वो अपने साथ संजो करके रखा है। इस बात का उन्हें जिक्र किया, अनेक उदाहरण दे करके। और एक और चीज़ का जिक्र विशेष तौर से किया उनने, जो हमारे फूल की यात्रा का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से रहा है। उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतर ढंग से हमारे सामने अपनी बात की, अपने अनुभव, और ख़ास तौर से अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से पत्र लिख करके उनको नए संवत की, नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं लोगों ने, उसमें से कुछ एक पत्र चुन करके उनने सुनाए, वहाँ की भाषा में सुनाए और किस प्रकार से इसका जो है वो हमारे हिंदू नववर्ष का महत्व है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से इसको भले ही मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मूल संस्कृति, हमारे मूल संस्कार को ये दर्शाता है और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा है। दवाइयों के सैंपल फेल होने का अभिप्राय तो सीधा सीधा है कि मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मनुष्य के जीवन को संकट में डालना, इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता रहनी चाहिए खास तौर से कि जो भी मेडिसिन जो बने वो जो है जो पैरामीटर जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं और उसके हिसाब से बने और कहीं भी मनुष्य जीवन को दवाइयों से, जिस दवाई से अपनी वो ज़िंदगी बचाना चाह रहा है, वही दवाई उसके लिए जीवन के लिए संकट बन जाए, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।
नवरात्रि के पहले दिन देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों और सनातनियों ने शिमला के संजौली इलाके में हवन कर पावन अनुष्ठान संपन्न किया। जिस भूमि पर पूर्व में सनातनियों का लहू बहा था, आज उसे तिलक कर शुद्ध किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। समिति के सदस्यों का कहना है कि यह हवन और शुद्धिकरण न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सनातन संस्कृति की रक्षा का भी संदेश देता है। समिति ने इस अवसर पर समाज में एकता और शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि यह अनुष्ठान भविष्य में भी जारी रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सका। सनातनी भाई आज इस भूमि से तिलक करते हैं और माँ भारती और ईश्वर से कामना करते हैं प्रदेश की जो ये सनातन विरोधी सरकार है, इसको सद्बुद्धि मिले, सेहती मानसिकता को सद्बुद्धि मिले। हमारी इसी कामना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम सबको पुनः नववर्ष की बधाई देते हुए विराम लगाते हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। फोटो खींचिए।